बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेशनल असम्बली में बजट 2025 टू 6 पेश कर दिया गया, जिसको लेकर आवाम में शदीद गम और गुस्सा देखने को मिला और नेशनल असम्बली के अंदर भी अपोजिशन की तरफ से बहुत ज़्यादा एहतजाज किया गया। इसी पर मज़ीद बातचीत करने के लिए हमारे साथ मेंबर नेशनल असम्बली मौजूद हैं, मोहम्मद अहमद चट्ठा साहब। वज़ीराबाद से इनका ताल्लुक़ है, तो ये सेंट्रल पंजाब PTI के सदर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम चट्ठा साहब। जी वालेकुम सलाम। से आप बिल्कुल ठीक ठाक, आप खैरियत से? आपका शुक्र। चट्ठा साहब, ये बताएं कि जो हालिया बजट पेश किया गया, क्या ये अवाम दोस्त बजट है? देखिए, आवाम दोस्ती तो उस सूरत में होती है ना कि अगर जो करंट गवर्नमेंट है उसको आवाम ने इलेक्ट किया हो। तो पहली बात तो ये है कि जमहूरियत का मतलब क्या है। जमहूरियत का मतलब बुनियादी तौर पर ये होता है कि आवाम अपने में से किसी ऐसे बंदे को इलेक्ट करके आगे भेजें जो उनके मसाइल को समझता हो, जो उनकी उमंगों के ऊपर पूरा उतर सकता हो। तो जब इसमें इस चेन को तोड़ दिया जाए और जिनको आवाम ने वोट दिया वो हुकूमत से बाहर हों और जिनको नहीं वोट दिया वो हुकूमत कर रहे हो, तो ये सबसे पहला आवाम के साथ डिस्कनेक्ट जो है वो तो इस सूरत के अंदर आ जाता है। दैट इज़ वेरी ऑब्वियस। तो जब फिर ये हो तो देन आप एक्सपेक्ट भी कैसे कर सकते हैं कि इन्होंने कोई आवाम दोस्त बजट दिया होगा या इनके दिलों में आवाम का कोई दर्द होगा। तो ये बजट भी वैसे ही है, इसमें बहुत सी मिसालें हैं। आप GST देख लें या जो ड्रकोनियन लॉज ये ला रहे हैं FBR को जिस किस्म का कंट्रोल देने के हवाले से, उस तरह तो शायद जो पाकिस्तान की मईशत है, जो कारोबारी हालत है, वो बेहतरी की तरफ जाने के बजाय दिल चाहे पीछे आ जाए और लोग यहाँ से पैसा विड्रॉ करके कहीं अपने कारोबार बाहर ही ना शिफ्ट करने लग जाए। ये ख़तरा भी है। क्या आप समझते हैं कि इस बजट में महंगाई को कंट्रोल करने के लिए कुछ इक़दामात किए गए हैं? देखिए, पहले भी जो ये क्लेम करते हैं कि इन्फ्लेशन के जो फिगर्स हैं वो कुछ हद तक डाउन हुए हैं, तो उसके अंदर इनका रोल बड़ा लिमिटेड सा है। उसमें डिमांड एंड सप्लाई और करंट सिचुएशन का जो इंटरनेशनली प्रिवेल कर रही थी उसका रोल था। अब जिस तरह कि आपने देखा कि जैसे ही इस वक्त इज़राइल, ईरान और ये जो इशू अभी करंटली शुरू हुआ, जिसकी हम ऑब्वियसली पुरज़ोर हम मज़म्मत करते हैं, जो जुल्म और सितम इज़राइल ने शुरू किया हुआ है मुसलमानों पे, चाहे आप गज़ा की बात करें, चाहे आप ईरान की करंटली बात करें, उसकी पुरज़ोर मज़म्मत भी करते हैं। एंड वी नीड टू डू मोर टू हेल्प आवर मुस्लिम ब्रदर्स ऑब्वियसली। तो इस सिचुएशन में अगर आप इन हालात को देखें तो अभी जिस तरह थोड़ी सी जंप आई ऑयल प्राइसेस में, तो इन्होंने उसको फौरी तौर के ऊपर ऑयल की प्राइस को आपने पिछले दिनों में देखा होगा कि एक झटका दिया। हमारी इंपोर्ट बिल्स का बहुत ज़्यादा हिस्सा जो है वो ऑयल रिलेटेड एंड ऑयल रिलेटेड, पेट्रोलियम रिलेटेड इंपोर्ट्स का होता है। तो ऑब्वियसली जब ये जाएगा, ये चीज़ें बढ़ेंगी, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के इश्यूज़ आएंगे, जब ये सारा कुछ जाएगा तो ऑब्वियसली एक इन्फ्लेशन की वेव भी अभी आने वाले वक्त में, और जिस किस्म के इन्होंने टैक्स टारगेट्स रख दिए, अपने रेवेन्यू टारगेट्स रख दिए, तो वो आवाम में से इन्होंने स्क्वीज़ करने, स्पेशली जो सेल्स टैक्स होते हैं, FEDs होती हैं, इस तरह के जो जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन के मेथड्स होते हैं, इनका सबसे बड़ा इफेक्ट जो होता है वो आवाम और इन्फ्लेशन पे होता है। तो जो इस वक्त करंट सिचुएशन प्रिवेल कर रही है और जिस तरह से ये चल रहे हैं, तो मुझे इस चीज़ का ख़तरा है कि तेज़ी से महंगाई की तरफ एक चीज़ जाते हुई नज़र आ रही है। और इसको ऑब्वियसली कि जितनी महंगाई इस PDM पार्ट 1 हो, 2 हो, 3 हो, बिकॉज हम निगरान सेटअप को भी इनका हिस्सा ही समझते हैं। तो जिस किस्म से आप समझ लें कि कीमतों में 70% 80% का फ़र्क आ गया भाई। आप 2022 से लेके जब से रजीम चेंज हुई आज के ऊपर आ जाएं, तो जितना इसके अंदर कीमतों के अंदर है, आप पेट्रोल की कीमत ले लें, आप डॉलर की कीमत देख लें, आप दालों की कीमत देख लें, घी की कीमत देख लें, कोई स्टेटिस्टिक्स लेके आप उस वक्त से लेके आज तक कंपेयर कर लें, नहीं कर सकते जो प्राइसेस चली गई हैं। तो आवाम की क़ुव्वत ख़रीद ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अफेक्टेड और डेंटेड थी। इनकम में कोई खातर खा इजाफा हुआ नहीं। जो आपके ग्रोथ रेट्स थे GDP के, वो इनके आते ही नेगेटिव हो गए, नेगेटिव के बाद थोड़े से पॉजिटिव हुए, और वो भी फर्स्ट फिगर्स। इस साल 2.68% कह रहे हैं, लेकिन इसके अंदर जो ये फिगर्स दे रहे हैं वो हो ही नहीं सकता कि ये फिगर्स जो हैं वो आए हों। आप देखें ना, आपके GDP के अंदर आपका सर्विसेज सेक्टर है, आपका एग्रीकल्चर सेक्टर है, आपकी इंडस्ट्रियल सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग, ये सेक्शन है। अब आप अगर फर्स्ट सेक्शन से स्टार्ट कर लें, जिसको आप कहते हैं कि आपका एग्रीकल्चर सेक्टर, लेट्स सपोज उसको आप पकड़ लें, वीट की आउटपुट डाउन, कॉटन डाउन, मेज़ डाउन, सारी मेन आपकी क्रॉप्स जिनकी डॉक्यूमेंटेशन होती है, उन सब की जो प्रोडक्शन है वो नीचे आ गई है इनकी पॉलिसीज़ की वजह से। ये कहते हैं जी मौसम ऐसा था, ना, ऐसे नहीं है। ये जब पॉलिसी सेटअप होती हैं, मुझे ख़ुद पता है कि हमारी गंदम की क्या यील्ड्स आ रही हैं,
लास्ट ईयर और इस ईयर, उन यील्ड्स के बावजूद हुआ क्या है कि जब ग्रो करने का इंसेंटिव ही नहीं रहेगा किसी के पास, हालात आप ऐसे कर देंगे, जब आप इनपुट्स की प्राइसेस जो है आसमान से पे चढ़ा देंगे, तो लोग उस चीज़ को कम करते हैं और ख़र्चा भी कम कर देते हैं। कल सर पंजाब असम्बली में मिनिस्टर नून लीग के ये कह रहे थे बजट तकरीर में कि जब उन पीटीआई की गवर्नमेंट थी तो किसान बहुत ज़्यादा परेशान थे, ठीक है, और जैसे ही नून लीग की गवर्नमेंट आई तो किसानों ने सुख का सांस लिया और किसान बड़े खुशहाल हैं और बड़े खुश हो गए हैं। अच्छा, मुझे आप भी इस मुल्क में रहते हैं जी, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ताल्लुक भी इसी शोबे। आपका ताल्लुक भी इसी शोबे से है। इस बात का जवाब आप किसी किसान से जाके पूछ ले कि वो 2-3 खुद ये सुन के बहुत हंसा। या अब ज़्यादा खुशहाल है। तो मेरा ख़ुद यही ज़ेर-ए-माश है, मैं किसान हूँ। तो ये तो ख़ैर कहना बड़ी रिडिकुलस सी बात है, इट्स फ़नी, क्योंकि अभी हम ये सोच रहे हैं, हमें परेशानी ये है कि अगले साल गंदम की जगह क्या लगाएं। इस परेशानी में किसान मुब्तला है और बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो लॉस हुआ है किसान को, और इसका इम्पैक्ट आगे अगली फसलों के ऊपर भी। आपने ज़राअत की बात की तो मैं ज़रा उसी तरफ लेके चलता हूँ। हमारे मुल्क की 65% जो आबादी है वो ज़राअत से मुंसलिक है, तो इसके लिए कोई भी खतरा एक 37% लेबर भी आपकी ज़राइत और उसके अंदर सारा इन्वॉल्व है, यानी कि जो फिज़िकली काम किया जाता है उसमें भी 37% पाकिस्तान उसमें इन्वॉल्व है। खातर ख्वाह जो इक़दामात नहीं किए जा रहे, और क्या सीएम पंजाब का ट्रैक्टर पे बैठ के एक तस्वीर खिंचवा के किसानों के लिए काफ़ी है? मेरा ख़्याल है कि जो फेक सीएम पंजाब है इस वक्त, ऑब्वियसली क्योंकि आवाम के मैंडेट से वो नहीं आई हुई, तो मेरा ख़्याल है उनका ध्यान वैसी तस्वीरों पे है। मैंने तो यही देखा है कि जिस रेडी से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं होता उसके ऊपर भी उनकी तस्वीर ज़बरदस्ती लगाई जाती है, जाके टीएमए वाले जो सीईओज़ हैं वो शुरू हुए होते हैं कि जी यहाँ तस्वीर लगाएं वरना आपकी रेडी उठा देंगे। तो ये तो हालात हैं इसके, तो अब मैं तस्वीरों का मैं अब क्या कहूँ उसमें। खैर अब बजट की तरफ बढ़ते हैं। ये देखें, वज़ीर-ए-आज़म हाउस के फ़ंड्स और अखराजात 72 करोड़ से बढ़ाकर 86 करोड़ कर दिए गए हैं, जिसमें गाड़ियों के लिए 9 करोड़, डिस्पेंसरी के लिए 1 करोड़ 44 लाख, बागीचे के लिए वज़ीर-ए-आज़म हाउस के बागीचे के लिए 4 करोड़ 48 लाख, वफाकी वज़रा और वज़राए मुमलिकत की तनख्वाहों और मराद का बजट बढ़ाया जा रहा है, जो 27 करोड़ से बढ़ाकर 50 करोड़ और 54 लाख कर दिया गया। जबकि मज़दूर की जो तनख्वाह है वो 37,000 से बढ़ाकर 40,000 कर दी गई। ये तो बहुत बड़ा आसान मज़दूर के ऊपर कर दिया इन्होंने। देखिए, जो 3,000 का ये फ़ायदा मज़दूर को कह रहे हैं, जिस तरह मैंने भी आपको इन्फ्लेशन की बात बताई कि जिस तरह के इनके बजट में इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेड है, तो आप मुझे बताएं कि अगर किसी मज़दूर की तनख्वाह 37,000 से बढ़ा के 40,000 कर दी हो, या 3,000 का फ़र्क लेट्स सपोज़ कर दिया हो, तो क्या आप समझते हैं कि पिछले 2-3 साल में जो महंगाई की लहर आई है उसमें 3,000 से कोई फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। अच्छा, मेरे कुछ दोस्त थे इधर इस्लामाबाद में, जिनसे मैं कल मिला, तो उन बता रहे थे कि उनकी सैलरी जो है वो तकरीबन 70,000 है, और उसमें से उन्होंने 20,000 जो है वो अपने घर का रेंट दिया है, 32,000 रुपया उनको बिजली का बिल आया, और बाकी जो 10-15 या 20,000 बचता है उसमें घर चलाना एक आम आदमी के लिए मुमकिन है? नहीं, देखिए, इम्पॉसिबल सी सिचुएशन है। जिस लेवल पे महंगाई ऑलरेडी जा चुकी है, इसके ऊपर पाकिस्तान के लिए एक ही सलूशन है कि ऐसे प्रोजेक्ट्स में पाकिस्तान इंगेज करे जहाँ पर लोगों की आमदन और रेवेन्यू कमाने का जो तरीक़ेकार हैं, जो ज़राए हैं, उनके अंदर इजाफ़ा हो। और वो उसी सूरत में हो सकता है कि अगर आपकी इकॉनमी एक्सपैंड कर रही हो, जो कि खान साहब के दौर में 6 to 6.5% के दरमियान जी, इकॉनमी का स्टेबल आपकी ग्रोथ जारी थी, और वहाँ से आप नेगेटिव में गए, नेगेटिव से आप 2.5, 2.6, जिस तरह मैंने आपको बताया कि 2.68 शायद इस साल का फिगर दिया है, जिसमें एग्रीकल्चर सेक्टर का इन्होंने कैसे पॉजिटिव किया, मवेशियों के ऊपर, लाइफ स्टॉक के ऊपर। अब लाइफ स्टॉक का सर्वे 10-15 साल से हुआ ही नहीं हुआ, कोई शुमारी इनकी हुई नहीं। तो अब जिस चीज़ का सर्वे ही नहीं हुआ उसको इन्होंने पॉजिटिव पता नहीं कितने % शो करके कह दिया जी एग्रीकल्चर 0.56 पॉजिटिव, तो ये मुमकिन नहीं। अब मैन्युफैक्चरिंग पे आ जाए तो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो कि डॉक्यूमेंटेड है उसको इन्होंने तस्लीम किया है कि वो नेगेटिव है, ठीक है ना। अब स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग को यकदम इन्होंने बढ़ा दिया,
कि जी है, क्योंकि दैट इज़ नॉट डॉक्यूमेंटेड। और पिछले दिनों फाइनेंस कमेटी ने इनसे जवाब मांगा कि भाई आपने कैसे डॉक्यूमेंट किया, तो उन्होंने कहा कि जी हमारी ये ग्रोथ की पिछली एवरेज है, हम उसी मल्टीप्लायर से लेके चलाते जा रहे हैं और हमने उसको बढ़ा दिया। तो बेसिकली ये तो मजाक है, बिकॉज़ अगर आपकी इंडस्ट्री, आपकी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, उसमें ग्रोथ नहीं है, तो बहुत सारे जो हमारी आवाम है वो इस शोबे में भी इन्वॉल्व है, इसमें कमाती है। तो वही नहीं, अगर अगर ये चीज़ें चलेंगी नहीं, कमाएंगे नहीं, तो आगे कैसे इसमें कोई चीज़ दे सकते हैं आप? अच्छा, तालीम और सेहत के लिए बजट में जितनी रकम रखी गई है, क्या वो काफ़ी है? नहीं, बिकॉज़ वफाकी बजट में तो मेरा ख्याल है कि बल्कि जो सेहत और तालीम के ऊपर फोकस होनी चाहिए वो नहीं है। बहुत थोड़ा पोर्शन है। स्टैट्स मैंने लिखे हुए हैं, बल्कि अवेलेबल भी हैं। मे बी तालीम थी, एजुकेशन थी, ओनली 0.8%, जो कि हमारी एक बुनियाद होती है। इसका फिगर मैं चेक भी कर दूंगा, मुझे इस पे कोट ना कीजिएगा, बट आई थिंक वो 0.8% है। अच्छा, और इसके अलावा ये जो बजट पेश किया गया, तरीके इंसाफ इस बजट को मुकम्मल मुस्तरद करती है या इसमें कोई पॉजिटिव पहलू भी देख? तो ऑब्वियसली हम तो इस बजट को मुकम्मल ही मुस्तरद करते हैं, कि इसके अंदर आवाम दोस्त बात जो है, उसके अंदर इसके दूर करीब भी कोई चीज़ हमें नहीं नज़र आ रही, बल्कि हमें मैं इसमें बल्कि सारी पीटीआई को और पीटीआई की जो फाइनेंशियल टीम बैठी, उन्होंने बड़ा होमवर्क किया। और हम अभी ये तो अभी डिबेट का सेशन चल रहा है ना, बजट के ऊपर डिबेट और ओपन सजेशंस आ रही हैं, फिर एक फॉर्मल सजेशंस का तरीका होता है, चाहे वो टोकन कट हो, कट मोशंस हो, या आपका आप समझ लें अमेंडमेंट्स हो इन दी, आपका जो फाइनेंस बिल होता है उसमें बड़ी ढेर सारी अमेंडमेंट्स जो हैं वो प्रपोज पीटीआई ने की हुई हैं। देखें, हमें मैं तो यही कहूँगा कि हकीकी तौर पे तो ये हुकूमत हमारी थी, ज़बरदस्ती वो बैठे हुए, बट हमने कहा कि हम अपना पॉजिटिव रोल अदा करें। ये पूरे साल का जो क्रक्स है वो इस बजट के ऊपर जाके पूरी आवाम की नज़र अगले साल के लिए एक बजट के ऊपर होती है। तो हमें अवामी सजेशन देनी चाहिए, जो कि हमने बेशुमार बड़ी मेहनत से, बड़ी एफर्ट से हमारी टीम ने तैयार की हैं, वो हम देंगे। अब उसको ये सुनना चाहते हैं, नहीं सुनना चाहते हैं, अब उसका तो इनके पास ही जवाब है। हुकूमती पॉलिसियाँ हैं, ज़राअत को देखें तो गंदम तो ख़रीद नहीं रहे, किसान का तो बेड़ा गर्क करके रख दिया। और अगर तालीम की बात करें तो मैं सोचता हूँ कि मैं समझता हूँ कि मीडिया पे, सोशल मीडिया पे ये बच्चों को दूध पिलाने की तरफ बड़ी तवज्जो दी जा रही है। क्या बच्चों को दूध पिला के तालीम को बेहतर किया जा सकता है? देखिए, न्यूट्रिशन की तो बात है, लेकिन मेरे लिए हैरानकुन बात यह है कि ये दूध वाली बात तो बड़ी देर से सुन रहे हैं, लेकिन अभी तक दस्तयाब कहाँ कहाँ हुआ है, और वो उसके सोर्सेज क्या है, कहाँ से ये लिया जा रहा है और कहाँ तक प्रोवाइड किया गया। कि मैं तो बड़े सारे स्कूल्स में गया हूँ, वहाँ पर अभी तक मुझे तो कोई ऐसी चीज़, हमने खुद नहीं कोई स्कूल नहीं देखा, मैंने कोई स्कूल नहीं देखा जहाँ पर यह है, बस ये बातें ही सुन रहा हूँ। कल पे कहीं पे भी नहीं हम तो इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, चलिए न्यूट्रिशन के लिए कोई चीज़ मिले या ना मिले, लेकिन इससे और बहुत सी बेहतर चीज़ें जो कि अभी करने की ज़रूरत है एजुकेशन सिस्टम में। लेकिन चलें, कोई न्यूट्रिशन, कोई चीज़, कोई फ़ायदा तो हो, लेकिन ये इम्प्लीमेंट होता तो नज़र नहीं आया। बजट इसका रखा जाता है, ठीक है ना जी। बाकी देखें, जो बात है ना कि जो करंट पॉलिसी ख़रीदी नहीं, इसका नुकसान सिर्फ किसान को है, सिर्फ किसान को नहीं, ये एक आपकी नेशनल फूड सिक्योरिटी को एक थ्रेट है। जब आप ये ख़रीदेंगे नहीं, किसान बदहाल होगा, वो उगाने से डिस्करेज होगा। जो चीज़ आप अपने मुल्क में प्रोड्यूस कर रहे थे उसका आपकी इकॉनमी पे बर्डन पड़ेगा, आपको इंपोर्ट करनी पड़ेगी, ठीक है ना जी। पहली बात, आपका पहले कौन सा कोई बड़ा ट्रेड बैलेंस जो है वो बड़ा पॉजिटिव चलता है तारीखी तौर पे, क्योंकि आप बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स की वीट का भी बोझ इंपोर्ट का आप डाल लें, जो चीज़ आप खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं। देखना ये होता है कि अवाम ने ऑब्वियसली कंज्यूम करनी, गंदम किसान ने उगानी है, कि एक बैलेंस रीच किया जाए जहाँ पर वो भी उगाता रहे और जो अवाम की कुव्वत ख़रीद है वो भी उसको ख़रीदती रहे, और एक बैलेंस रीच करना होता है। और इस तनासब को बिल्कुल ख़राब कर दिया गया कि किसान उगा ही ना सके, इस हालत पे कर दिया किसान को उस वक्त कि वो उगा ही ना सके। कीमत को जो वहाँ ले गए हैं, क्योंकि ज़ाहिर है जब आप ख़रीदते नहीं हैं, जब 12 महीने की फसल किसान जो है 15-20 दिन के गैप में काटेगा, तो एकदम जब वो सारी सप्लाई मार्केट में आती है, इसीलिए तो उनको ये सपोर्ट प्राइस की ज़रूरत थी कि उनको भी सिक्योर रखा जाए और उनको उगा लिया जाए। अब जब वो उगाएगा नहीं तो आवाम क्या खाएगी, पहला सवाल। दूसरा, अगर ये उसको बाय नहीं करेंगे
तो कल को दुनिया में शॉर्टेज होगी, जी जी। होती रहती है, और आपके पास भी आपकी लोकल फसल ना हुई तो ये आवाम क्या खाएगी? तो ये एक नेशनल फूड सिक्योरिटी को रिस्क है इस मुल्क की, जब ये गंदम को एक मुनासिब रेट के ऊपर एक तनासब से नहीं खरीदते। अच्छा मुझे बताएं कि 2025 साल आधा गुजर चुका है, तो क्या इस साल में के एंड तक आप कोई मुल्क में सियासी तब्दीली या इलेक्शन वगैरह देख रहे हैं? देखिए, हमारी तो एक मुसलसल स्ट्रगल है, हमारे लीडर इमरान खान की एक स्ट्रगल है। इस जमहूर की खातिर, इस जमहूरी निज़ाम की खातिर ही खान साहब इस वक्त जेल काट रहे हैं। ना कि सिर्फ खान साहब, बुशरा बीबी, हमारी मुतअद्दिद हमारी लीडरशिप, चाहे वो डॉक्टर यास्मीन हों, चाहे वो शाह महमूद कुरैशी साहब हों, मियाँ महमूद रशीद साहब हों, एजाज चौधरी साहब हों, उमर सरफराज चीमा साहब हों, हमारी मुतअद्दिद लीडरशिप जो कि, और बहुत सी लीडरशिप जो कभी बाहर भी है, कभी जेल जाती है, कभी अरेस्ट होती है, कभी बाहर आती हैं, FIRs होती हैं। मेरे ऊपर, मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे ऊपर खुद 52 FIRs हैं, कभी इस कोर्ट में बेल, कभी उस कोर्ट में गेल। मेरा हाल है पंजाब का कोई ऐसा हिस्सा नहीं, इस्लामाबाद से लेके पूरा पंजाब ही ओपन है, कभी कहीं कभी कहीं। तो देखें इसमें, और ये किस लिए है? इस जमहूर की खातिर, इस आवाम की खातिर ही एक प्रिंसिपल स्टैंड है कि जो आवाम की मंशा है उसके ऊपर अमल दराबंद होना चाहिए, और आवाम की नुमाइंदगी आवाम के हकीकी मुंतखब नुमाइंदे ही कर सकते हैं। क्या आप समझते हैं कि जो अदारे हैं, अदलिया, इलेक्शन कमीशन या दूसरे, ये गैर जानबदार हैं? लगता तो नहीं है। आपकी क्या राय है? देखें, बड़ी बड़ी एक बेसिक सी मैं इसके अंदर बात करूँगा। देखिए, 26वीं तरमीम के बाद जो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस है उसके ऊपर एक हमला ही कह सकते हैं आप। जो उस अमेंडमेंट के अंदर हुआ, जिस तरह के लॉज आए, जब वो एग्जेक्टिव का कंट्रोल दे देंगे आप उसके ऊपर, तो उनकी आज़ादी वो बड़ी इफ़ेक्ट हो जाती है। और बड़ी सारी चीज़ों में ये ऑब्ज़र्व भी किया जा रहा है तब से कि काफ़ी सारा मामलात के अंदर ये है। इसके साथ साथ जो इलेक्शन कमीशन और कंट्रोल्ड है, देखें इलेक्शन कमीशन का एक ही काम होता है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। तो जब वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराने में फ़ेल हो जाए तो पीछे क्या रह जाए? देखें, बुनियाद इलेक्शन से स्टार्ट होती है। तो जब बुनियाद आप गलत लिख दें तो उसके ऊपर जो भी इमारत आप खड़ी कर दें, उस इमारत की बुनियाद खोखली होगी तो वो कहीं ना कहीं गिर जाएगी। सो वो ये एक बुनियाद है। और इसमें बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है कि जो इन बाई इलेक्शंस में हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, जिस तरह पहले फार्मूला था, क्योंकि ये किसी की तवक्को से भी बाहर वोट मिले, जितने ज़्यादा वोट तरीके इंसाफ को मिले, बिल्कुल ऐसा। ठीक है ना जी। हम लोग भागे हुए थे, रूह पोश थे। मैंने एक दिन कैंपेन नहीं की अपने हल्के में, मेरे साथी ग्रुप धड़ा, इवन ऐसे लोग जिनको इलेक्शन से सिर्फ एक दिन पहले सैंपल मिला था, उन्होंने 60-60 हज़ार वोट। सब ने इलेक्शन, हमारे वर्कर्स ने, उनको क्रेडिट जाता है, उन्होंने ये इलेक्शन खुद संभाला। अवाम ने खुद निकल के वोट दिए, अपनी चाहत से वोट दिए। ऐसा इलेक्शन के जिसमें कैंडिडेट सामने ही ना हो, मेरा नहीं ख्याल के तारीख में कभी देखा होगा। और ऐसे हालात क्रिएट कर दिए कि हम, कोई यहाँ था, कोई वहाँ था, कभी हमारे कागजात नामजदगी छीने गए, फिर उनको रिजेक्ट कर दिया गया, पता नहीं कहाँ अपीलों में जा जू के हम कहीं छापे। मेरा ख्याल है कागजात नामजदगी जिस दिन मेरा लार्जर बेंच का फैसले का रिटन ऑर्डर आया, बिकॉज असल चीज़ तो रिटन ऑर्डर होती है ना, जब तक रिटन ऑर्डर हाथ में ना आए, तो मेरा ख्याल है लार्जर बेंच की फैसले का जब आया हाई कोर्ट से, तो मेरा 19 या 20 जनवरी थी और 8 फरवरी को इलेक्शन था। लेकिन आवाम ने की, हम फॉरएवर शुक्रगुजार हैं कि जिस तरह आवाम ने निकल के हमें और ख़ान साहब के नज़रिए के ऊपर सपोर्ट किया, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा मुझे ये बताएं कि अवामी राब्ता मुहिम या जो एहतजाजी रैलियाँ वगैरह हैं मुस्तकबिल में, इनके लिए क्या लाए अमल तय किया हुआ है तहरीक इंसाफ? देखिए, इसमें ऑब्वियसली जो खान साहब की हिदायत आएंगी और इंस्ट्रक्शंस आएंगी, उसके मुताबिक जो भी डायरेक्शन आएगी उसके मुताबिक हम अमल करेंगे। बिकॉज एहतजाज करना हमारा जमहूरी हक़ है, पुरअमन एहतजाज करना हमारा जमहूरी हक़ है। और ऑब्वियसली ये हमारे आइन का ऐसा है, इसको नहीं उस हवाले से हमसे छीना जा सकता। ये हमारी राइट है, और ख़ान साहब जब भी कॉल देंगे उसके मुताबिक हम अमल करेंगे। बाकी अभी के लिए जो है हम अपनी फ़ोकस जो है हम, आपकी खान साहब से मुलाकात हुई जेल में कभी? हाँ बहुत दफ़ा क्योंकि मेरा एक केस में ट्रायल उनके साथ होता है, अच्छा।
तो मेरी अक्सर उनसे उस ट्रायल में मुलाकात जो है, जब वो ट्रायल हो 3 महीने तो वो ट्रायल भी बंद मतलब सस्पेंड हो गया था सॉर्ट ऑफ। तो अभी रिसेंटली ईद से पहले मेरी मुलाकात हुई है भाई। अच्छा, खान साहब की सेहत को लेके अवाम में बहुत अबहम, खान साहब बिल्कुल फिट हैं। तो आप मिलते रहते हैं, आप बताएं खान साहब के जज्बात कैसे हैं? बिल्कुल फिट हैं, डिटर्मिंड हैं, उनका मोराल हाई है, बुलंद है। बिल्कुल खान साहब डटे हुए हैं? डटे में एब्सोल्युटली कोई उनकी, आप कह लें कि होता ही है ना कि जेल के अंदर कोई बंदे की कोई डिटर्मिनेशन में या कोई फिज़िकल स्ट्रेंथ में कमी आई हो, तो बिल्कुल एब्सोल्युटली ऐसी कोई चीज़ नहीं है। खान साहब बिल्कुल डिटर्मिंड है, ही इज़ स्ट्रॉन्ग। और और इस चीज़ के बावजूद कि जो उनके सेल की हालत है, अच्छा। कई दफ़ा बताते हैं, मैं जब उनको काफ़ी अरसे बाद नवंबर में मिला, उससे पहले अप्रैल में मिला था मुलाकातों के सिलसिले में, फिर वो मुलाकातें आगे कहीं बंद हो गई और फिर सारा सिलसिला यूँ चलता रहा। तो फिर ट्रायल शुरू हुआ, तो मैं ट्रायल में जब मिला तो उस वक्त पता चला कि अभी वो उनको कोई 8-10 दिन से कोई उनकी अखबारें भी बंद की हुई थी, अखबारें वगैरह बंद थी। अगर कोई टीवी जिस पे चंद चैनल्स जो कंट्रोल्ड चैनल्स आते हैं वो भी रिमूव कर दिया गया था, और बिजली भी शायद नहीं थी, और आइसोलेशन में उनको थोड़ा सा रखा गया था। रखा गया था। तो 8-10 दिन से इस हालत में थे, एंड ही वाज एब्सोल्युटली, मतलब ही वाज लाफिंग अबाउट इट, मतलब ही वाज जिसको आप कह लें कि वो ये मतलब कि इतनी मुश्किलात को भी वो हंस के सह रहे थे कि ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा, एहतजाजी रैलियाँ और जो मुस्तकबिल का तहरीक इंसाफ का लाए अमल होगा एहतजाज के हवाले से, वज़ीर आला KP अमीन गंडापुर साहब ने एक बयान दिया है जो मैं लफ्ज़ बलफ्ज़ आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये बहुत अहम है। उन्होंने कहा, सड़कों पर निकल रहे हैं, आइनी तौर पर एहतजाज के ज़रिए अपना हक़ लेंगे। इस तहरीक मैं ख़ुद लीड करूँगा। प्लान नहीं बताता, बग़ैर बताए कार्रवाई करूँगा। मैं इस पहाड़ से आऊँ या मैं उस पहाड़ से आऊँ या मैं खंदक खोदूँ। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि मैं हथियार भी साथ लेके आऊँगा, और हथियार साथ लेके आएंगे। मेरे मज़हब ने इजाज़त दी है कि मैं हथियार ला सकता हूँ। मेरे पैसे से ख़रीदी गोली अगर मेरे सीने में मारी जाएगी तो मैं हक़ रखता हूँ कि अपने पैसे से ख़रीदी गोली मैं उस शख्स के सीने में मारूँ। देखिए ये पहली बात तो ये है कि ये अली अमीन ख़ान गंडापुर साहब का एक ज़ाती बयान है। अभी तक हमें जिस तरीके से जो खान साहब की इंस्ट्रक्शंस आएंगी उसके हवाले से क्या एग्जैक्ट हदायत हैं, ये अभी तक हमें तो कोई उस तरह से ट्रांसफ़र नहीं हुई। बाकी हर इंसान के जो खान साहब का चाहने वाला हो, उनके अपने जज्बात हैं। अली अमीन ख़ान गंडापुर साहब हमारे वज़ीर आला हैं खैबर पख्तूनख्वा के, तो ऑब्वियसली उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है ये उनकी ज़ाती राय और उनकी ज़ाती स्टेटमेंट है। अभी इसके हवाले से खान साहब के एहतजाज का क्या एग्जैक्ट तरीक़ेकार होगा, वो कब होगा, किस वक्त पे होगा, ये चीज़ अभी कोई वाज़िया तौर के ऊपर पार्टी वाइज सामने नहीं आई। अच्छा, क्या तहरीक इंसाफ इस्टेब्लिशमेंट से किसी मफाहमत या किसी डील की तरफ जा रही है? देखिए खान साहब ने एक बड़ी वाज़िया बात खान साहब ने की है कि कोई भी चीज़ जो पाकिस्तान के मफाद में हो, कोई भी हो, कोई शख्सियत हो, किसी से भी बात करनी हो और उसका नतीजा पाकिस्तान की बेहतरी हो, तो मैं ऐसी बात करने के लिए तैयार हूँ। अब देखें, बात करना डील करने में फ़र्क होता है, जी जी, ये बात ज़हन में रखिएगा। डील क्या होती है कि भाई मुझे जेल से बाहर निकाल दो, मुझे वज़ीर आज़म की सीट पे ले आओ, मैं बाहर चला रहता हूँ, मैं जमहूर की बात नहीं करूँगा, या जो भी मतलब हो, और अपने मुफाद की बात होती है। किसी भी डील का मतलब ये होता है कि अपनी ज़ात की मुफाद की बात है, ठीक है ना जी। अब जब कोई बंदा कहे, कोई शख्स कहे कि मेरे भाई खान साहब जिस तरह की कहते हैं कि भाई मुल्क के मुफाद की बात करनी है, अवाम मुझे वोट देगी तो मैं वज़ीर आज़म बन जाऊँगा, अवाम मुझे वोट नहीं देगी तो मैं नहीं बनूँगा, अपोजिशन करूँगा। जमहूर को उसका हक मिलना चाहिए, अवाम की बेहतरी होनी चाहिए, ठीक है ना जी। कोई इन प्रिंसिपल रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, कानून के तहत मुकदमे चलने चाहिए। जजेज़ आज़ादाना तौर पे किसी को सज़ा देंगे तो सज़ा कबूल करेंगे, नहीं देंगे तो हम बाहर आ जाएंगे। तो इसमें डील कैसी? ये तो सिर्फ मेरिट की बात और रूल ऑफ लॉ की बात है, तो ये डील नहीं है। तो बातचीत को देखें, इन दोनों चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करना बड़ा ज़रूरी है कि बातचीत क्या है और डील क्या है, दोनों चीज़ों में फ़र्क है। और बातचीत के लिए किसी भी जमहूरी निज़ाम में मुल्क की बेहतरी के लिए और किसी
मुनासिब बात के ऊपर बात करने के लिए बातचीत करने में कभी कोई हर्ज नहीं हुआ, और सियासत में कभी भी दरवाजे बंद भी नहीं होते कि जी इसको बंद कर दें और वो कर दें, एज़ लॉन्ग एज़ अवाम का मुफाद हो। असल में डील का जो लफ्ज़ है ना, ये पाकिस्तान की सियासत में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तारीख़ी तौर पे होती जो नहीं। जी जी। तो ये जितनी भी साबिक़ वज़ीर आज़म हैं, नवाज़ शरीफ हैं, या ये डील करके बाहर जाते रहे हैं, और अब इसीलिए डील की तरफ देख रहे हैं कि क्या खान साहब भी अब डील करेंगे कोई या नहीं। मेरा ख्याल है कि अब अगर मियाँ नवाज़ शरीफ को खान साहब से कंपेयर करें तो बड़ी ज़्यादती है। जी बिल्कुल। ठीक है ना, ये खान साहब ने ये साबित कर दिया है ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स। अगर किसी को कोई शक था तो वो इबाम और वो शक भी खान साहब ने दूर कर दिया है कि मियाँ नवाज़ शरीफ और उनके दरमियान क्या फ़र्क है। खान साहब की एक बयान भी कोई कमज़ोरी का, कोई बीमारी का है, चाहे उनकी तबीयत जैसी भी रही, जो भी रहा मामला, कभी कोई आया नहीं आया, हमेशा स्ट्रेंथ का पैगाम आया। और जेल में जो मियाँ साहब की तरफ से अगर कोई मैसेज आता था तो क्या होता था, और प्लेटलेट्स किसके लो हुए, और कौन किस तरह भागा और कितनी दफ़ा भागा, ये मेरा ख्याल है तारीख़ में लिखा जा चुका है। सो देयर इज़ नो कंपैरिजन। सुना ये जाता है कि 2018 में खान साहब डील के तहत आए थे। अगर तो ये बात सच है तो खान साहब अब क्यों नहीं डील कर रहे? देखिए बात अब डील, कौन सी डील? देखिए ना, यही एक इम्प्रेशन देने की कोशिश की जाती है कि वो डील के तहत आए थे। खान साहब की पर्सनैलिटी में डील और इस किस्म की चीज़ें नहीं है। आवाम के वोट की ताकत के ऊपर आए थे 18 में। देखिए एक बात ज़रूर है, जो मैंने कम अज़ कम अपनी पॉलिटिकल ज़िंदगी में भी और अपने होश से देखा है कि पाकिस्तान में कोई भी इलेक्शन तारीख़ में मैंने देखा है कि उसमें वो 100% ठीक नहीं होता, और ये हमारे मुल्क के लिए ये है। और इसी बुनियाद के ऊपर इमरान खान साहब ने, वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं जिन्होंने कहा कि इस मुल्क में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग लेके आई जाए, और उन्होंने इस मुल्क को एक फेयर सिस्टम देने की कोशिश की। अगर वो डील के तहत होते या उनके दिल में कोई खौफ होता तो वो ये फेयर सिस्टम लाने की बात ना करते, कभी भी ना करते। तो ये सबसे पहला एविडेंस इस चीज़ का है, अवाम के वोट के ऊपर वो आए। हाँ, ये बात ठीक है कि हमारे सिस्टम में इतनी ख़राबियाँ हैं कि कोई भी हमारा इलेक्शन 100% ठीक नहीं होता और इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन अगर पहले किसी इलेक्शन में 10% खामी होती है तो इस इलेक्शन में 80% खामी है, जिस तरह ये। अच्छा, एक मैं चंद दिन कबल संबड़ियाल में इलेक्शन हुआ है, सूबाई असम्बली के हल्के पे, बड़ा शोरगुल, और दोनों तरफ से, दोनों पार्टियों की मेन पार्टियां जो हैं पीटीआई और नून लीग, एक दूसरे पर इल्ज़ामात। आप खुद उधर मौजूद थे, जितने इलेक्शन कैंपेन में भी, इलेक्शन वाले दिन पे मौजूद थे। तो क्या वोट पड़े हैं पीटीआई के कैंडिडेट को और जिताया गया है नून लीग के कैंडिडेट, हकीकत क्या है? देखिए हकीकत तो ये है कि ये सारी, देखें इलेक्शन में जिस तरह मैंने आपको बताया, जब 2024 8 फरवरी का इलेक्शन हुआ तो तवक्को से बाहर वोट पड़े, से ज़्यादा वोट पड़े पीटीआई को और ख़ान साहब के नज़रिए को। उस वक्त शायद अभी इतनी धांधली करने की प्रैक्टिस नहीं थी, तो वो यकदम एक फॉर्म, सारे रिज़ल्ट्स कैंडिडेटों के पास आ गए और वो रिज़ल्ट्स कुछ और कह रहे हैं, और फॉर्म 47 जो आखिरी नतीजा होता है उसको तब्दील करना पड़ गया। जब ये सिस्टम, ये तरीक़ेकार बड़ा एक्सपोज हुआ और बड़ा बदनाम हुआ, तो फिर सोचा गया कि अब ज़िमनी इलेक्शन के अंदर हम ज़्यादा फोर्सेस इकट्ठी कर सकते हैं, ज़्यादा सिक्योरिटी खड़ी कर सकते हैं, ज़्यादा चीज़ें कर सकते हैं, तो कुछ सिस्टम को चेंज किया जाए। और ये पिछले साल 21 अप्रैल वाले बाई इलेक्शन में भी यही सिस्टम था, जो कि उसके बाद के सारे बाई इलेक्शन के अंदर तकरीबन फार्मूला पंजाब में सेम ही चल रहा है। लेट मी बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, तरीक़ेकार बड़ा सिंपल है। जब इलेक्शन कमीशन बायस्ड हो तो पहले ही, अब इसमें मुतअद्दिद प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने, चाहे वो 21 अप्रैल के बाई इलेक्शन में, उसमें भी बताया, और अभी भी यही इन्फॉर्मेशन आई संबड़ियाल में, कि हज़ारों की तादाद में वोट जो हैं, जब आप देखें, इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी होती है बैलेट पेपर का तहफ़्फ़ुज़ करना, उनको पैक करना, और प्रिजाइडिंग अफसर का काम है उस पैकेट को खोलना पोलिंग एजेंट्स के सामने, जहाँ पर उसको बैलेट काउंट देना है। लेकिन यह हमारे माशरे में देता कोई नहीं कि जी बैलेट पूरे हैं कि नहीं। अब उस सामान को पैक करने से पहले, जब उसको सील करना है इलेक्शन कमीशन ने, उससे पहले ही इलेक्शन कमीशन प्रिजाइडिंग ऑफिसरों को बैठ के
स्टैंपें लगवा के पहले ही पैक करके प्रिजाइडिंग अफसरों को पिन पॉइंट करके मार्क करके कि हमारी मर्ज़ी के प्रिजाइडिंग अफसर होंगे, गवर्नमेंट हमारी है, उनको बिठा के उनको हज़ारों वोट एडवांस ही दे दें। ठीक है ना जी। पोलिंग जब स्टार्ट हुई, लोगों ने कहा जी पहली कॉपी लगी, दूसरी कॉपी लगी, यकदम एक पुलिस ने हल्ला बोला, थोड़ी सी लड़ाई की, तो पोलिंग एजेंट्स ने रजिस्ट किया, बाहर जो हमारी टीमें बैठी थी रजिस्ट किया, पोलिंग दोबारा रिज्यूम होगी, हमारे एजेंट जो हैं फिर डब्बे के सामने चले गए। तो उन्होंने पूछा प्रिजाइडिंग अफसर को कितनी कॉपियाँ लगी हैं, तो उस 15 मिनट के गैप में जी 6वीं कॉपी शुरू होगी, 7वीं कॉपी शुरू होगी, 2 कॉपियों से 7वीं कॉपी वो 400-400 500-500 बैलेट पेपर फी पोलिंग स्टेशन, वो डब्बे पहले ही भरे हुए थे या पैकेट्स तैयार थे, वो उस झगड़े के मौके में वो साथ रखे गए। वो कई जगहों के ऊपर तो पूरा डब्बा ही ताज़ा आ गया। उन्होंने कहा जी भाई ये कहाँ से आया? वो अभी 2 डब्बे पड़े हुए थे यहाँ पर, 2 एक फुल हुआ, दूसरा डब्बा शुरू हुआ, तीसरा डब्बा जुड़े हुए वोट वहाँ पर पड़े हुए 6-6 7-7 8-8 जब जल्दी भाई ये डब्बा कहाँ से आ गया? अब मसला ये है कि इतनी पुलिस और सिक्योरिटी के साथ अवाम और पोलिंग एजेंट 2 ही बंदे होते हैं ना। अब जब एक बाई इलेक्शन होता है तो एक पोलिंग पे 15-15 20-20 50-50 100-100 पुलिस वाले से कैसे लड़े बेचारे, उठा के जब उनको बाहर मारा जाए। अब इसका क्या इलाज है? पूरी डिवीजन की जो पुलिस है वो एक ही हल्के के अंदर सूबाई हल्के में भेज दी जाती है। तो ये उनको प्रोवाइड कर दिया, पिन पॉइंट करके प्रिजाइडिंग ले लिए। अब उसके बाद भी जब काम ना चला तो एडवांस फॉर्म 45 साइन करके प्रिजाइडिंग अफसरों से रखे हुए थे कि कोई छोटी मोटी प्लस माइनस हुई कि हमने जहाँ तक लीड बनानी है हमने बनानी हो, जहाँ तक फिगर को इन्फ्लेट करना हो, तो उन्होंने वो भी किए हुए थे। अब कई जगहों के ऊपर हमारा कैंडिडेट जीता हुआ है, उसके वोट कम कर किया हुआ फॉर्म 45, मतलब हम वो अभी कल ही मुझे बता रहे थे कि गोहनी की वहाँ पर एक हल्के में गांव है, वो भाई उसकी अभी गिनती हो रही थी और हमारा जो मेन मैन इंचार्ज हमारे एमपी के कैंडिडेट वहाँ पर बाहर जिनकी जिम्मेदारी थी उस पोलिंग स्टेशन के, उनको किसी ने फ़ोन किया भाई ये रिज़ल्ट आ गया। उसने कहा भाई मैं पोलिंग स्टेशन के बाहर बैठा हूँ, अंदर वो कह रहे हैं गिनती हो रही है, तुम कह रहे हो रिज़ल्ट आ गया हुआ। उनको वो व्हाट्सएप किया गया फॉर्म 45 के, भाई ये फॉर्म 45 देख लो। वो हक्का पक्का रह गया कि फॉर्म 45 आर ओ दफ्तर में भी व्हाट्सएप हो चुका हुआ है और यहाँ पर अभी हमारे एजेंट भी अंदर बैठे, सारे अंदर बैठे और गिनती चल रही। अच्छा, वैसे बात तो ये ना थोड़ी पुरानी हो गई है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप वाहिद मेरे इल्म के मुताबिक आप वाहिद कैंडिडेट थे पाकिस्तान में जिनको खान साहब ने सूबाई की टिकट भी दी थी। नहीं, अली अमीन खान गंडापुर भी थे। मुझे नहीं पता, लेकिन आपको वो भी तो दोनों सीट जीते थे ना, फिर बाई इलेक्शन में उनके भाई आए थे। पंजाब में शायद आप थे। पंचायत में बहुत सी फैमिलीज़ हैं जिनको 2 टिकट मिले, लेकिन शायद एक आदमी जिसको 2 टिकट दिए थे वो शायद मैं ही हूँ पंजाब में। तो आपने सूबाई सीट खाली कर दी जिस पे फयाज चट्टा साहब ने इलेक्शन लड़ा, तो 40 दिन बाद कौन सी ऐसी दूध और शहद की नहरें बहगी थी या कौन ये तो मैंने अपनी तकरीर में भी कहा था, यही बात की थी एग्जैक्टली मैंने कि कौन सी दूध और शहद की नहरें बहगी थी। उसमें भी यही कि वो आप सीट हार गए? आपको पता है उस एक बाई इलेक्शन के लिए कितनी पुलिस डिप्यूट हुई थी? 8,000 शायद, 7800 8,000 ही हो गए। 70, हाँ 8000 ही समझ ले, 8000 पुलिस का बंदा, जिसमें से 3000 ने आर ओ दफ्तर जो कि गली में उन्होंने भेज दिया एक देहात की, वो देहात में भी हम बड़े अच्छे तरीके से जीते थे। ये बात सच है कि उधर जितनी भी लेडीज़ पोलिंग एजेंट्स थी उनको बालों से पकड़ पकड़ कर घसीटा गया? हाँ बड़ा कुछ हुआ और बहुत जुल्म हुआ, ये मेरी उसमें थे, बहुत जुल्म हुआ और ऐसी इमेजेस हैं जो कि मैं अपने जहन से निकाल नहीं सकता। मेरी काबिले इज़्ज़त आपके सामने ये सब? माओ बहनों के साथ कुछ चीज़ें सामने भी हुई, कुछ चीज़ें जब मैं नहीं था तब भी हुई, वीडियोज़ आई मेरे पास और मेरे लिए बड़ा तकलीफ़ दे अमल है ये हमारे हल्के की रवायत नहीं है। जो वहाँ पर थाना कचहरी पुलिस गर्दी की रवायात डाली जा रही हैं, बड़ा मेरे लिए तकलीफ़ दे अमल है। सारे वक्त एक जैसे नहीं रहते, वक्त बदल जाते हैं। अच्छा, हर इलेक्शन के अंदर धांधली, डर का माहौल, जिस तरह छापे मारे जाते हैं कारकुनान के घर पे, औरतों को घसीटा जाता है, औरतों पे तशद्दुद किया जाता है पुलिस की तरफ से बाकायदा, तो क्या ये सियासत से अखलाकियात का लफ्ज़ नापैद होता नज़र नहीं आ रहा? अनफॉर्चुनेटली अखलाकियात वाली कहानी तो बहुत दूर रहेगी इस वक्त की सियासत से। एंड आई विश कि ये जो हमारा मज़हब हमें सिखाता है हम उस तर्ज पे चलें और ये जो हो रहा है ये किसी भी लिहाज से जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए ठीक नहीं है। अच्छा, ये सियासत से अखलाकियात को ख़त्म करने का क्रेडिट आप किसको देंगे? अगर
चंद अल्फाज में या एक जुमले में आप बयान करना चाहें? देखिए, मैं इसके अंदर कोई इसका क्रेडिट तो नहीं है। अव्वल तो अखलाकियात को ख़त्म करने का सियासत से डिसक्रेडिट है। तो इसमें तो जो भी आप समझ लें कि जो इस वक्त हो रहा है या इस तरह का जो सिलसिला है, पहली बात तो ये है कि अगर तारीख़ में सियासत को देखी जाए तो मुखालफ एक दूसरे को हिट भी करते थे, सारा कुछ करते थे। इसके अंदर अखलाकियात से गिरी हुई चीज़ें तारीख़ में ये नहीं किसी दौर में हो रही हैं, पहले भी हुई हैं। अपना हेलीकॉप्टरों से लीडरशिप की तस्वीरें फेंकी गई हैं, जहाज़ों से फेंकी गई हैं। ये सारी चीज़ें मुनासिब और अच्छी नहीं होती। मैं तो अपनी तकरीर के अंदर ऑब्वियसली पॉलिसीज़ को हिट करता हूँ। मैं ज़ातियात के ऊपर बात करना, मैं अपनी ज़ात की बात कर रहा हूँ, मैं अवॉइड करता हूँ। और हमारे माशरे का तर्ज़ अमल भी है। तो ये सिलसिला तो बड़े अरसे से शुरू हुआ, ये कोई आज का सिलसिला तो नहीं। लेकिन ये जो अभी करंट रजीम आई है, चाहे वो निगरानों से लेके आप अभी आ जाएं, इसके अंदर जो हो रहा है, जिस तरह चादर और चार दीवारी का मुकद्दस पामाल हो पामाल हुआ है, ये तारीख़ में कभी नहीं देखा गया। जिस तरह के देखें, पहले होता था 10-15 लीडर जो एक पार्टी की बड़ी फाउंडिंग मेंबर्स टाइप या एक बड़ी टॉप लीडरशिप होती थी, उन पे अगर कोई मुश्किल बनती भी थी या नहीं बनती थी, बड़े सारे मामला जेन्युइन भी ऑब्वियसली हमारे मुल्क की तारीख़ में करप्शन तो एक प्रॉब्लम रहा है, रहते रहे हैं, तो उनके हवाले से जब प्रॉब्लम होती थी, बट वो लिमिटेड टू दैट होती थी। ठीक है ना, कुछ छोटा मोटा कोई किसी का अरेस्ट लोअर लेवल हुआ भी तो चंद दिन के लिए। लेकिन ये जो इस वक्त हो रहा है कि अक्रॉस द बोर्ड पीटीआई का कोई कारकुन नहीं, कोई ऐसा मेन कारकुन नहीं, कोई ओहदेदार नहीं, ओहदेदार इसका ये मतलब है जिसकी ऑब्वियसली जब नोटिफिकेशन होते हैं, लिस्टें भी होती हैं, तो बड़ा तकलीफ़ दे अमल है मेरे लिए कि जब मैं अपने हलके में और अपने जो पीटीआई के कारकुनों के साथ जो हो रहा है, जब हम वो देखते हैं, तो ये एक बड़ा मेरे लिए पर्सनली तकलीफ़ दे अमल है। लीडरशिप तो चले फिर होता है, लेकिन हमारे तो कारकुनों को भी नहीं छोड़ा जा रहा। सही। एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहता हूँ जो कि बहुत अहम है। पिछली जब गवर्नमेंट थी पीटीआई की, तो उसमें जो करता धरता थे कुछ लोग, शहबाज गिल साहब थे, जुल्फ़ी बुखारी साहब थे, कासम सूरी साहब, इनका बड़ा अहम रोल था पिछली गवर्नमेंट में। तो अब जब मुसीबत आई है तो किन किन का आपने कहा? कासिम सूरी साहब का कहा आपने, शहबाज गिल साहब, जुल्फ़ी बुखारी। तो अब जब मुसीबत आन पड़ी तो ये सारे बाहर भाग गए हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं, बल्कि कुछ लोग नहीं, बहुत ज़्यादा लोग जो कुर्बानियाँ दे रहे हैं, जो 2-2 साल से जेल में हैं। तो कल अगर पीटीआई गवर्नमेंट को मौका मिलता है गवर्नमेंट बनाने का, तो क्या ये सारे बराबर होंगे? देखिए, पहली बात तो ये कि हर बंदे की अपनी सतह के ऊपर पार्टी के लिए बहुत सी कुर्बानियाँ हैं, बहुत सी कुर्बानियाँ हैं। फिर एक एक वो लोग हैं जो पार्टी छोड़ गए या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, ऑब्वियसली उनकी वो पोजीशन और वो मुकाम फ़ैसला खान साहब का है कि किसको वापस लेना है, किसको नहीं लेना। आई थिंक वो केस टू केस देखेंगे। कुछ लोग बहुत मजबूरी में, बहुत मुश्किल में काबू आ गए, शायद कोई रास्ता नहीं था या जो कुछ भी था, तो ये केस टू केस खान साहब का फ़ैसला होगा। ये मेरा या किसी और लीडरशिप का फ़ैसला नहीं है, ये हमारे पार्टी की में इमरान खान साहब का फ़ैसला होता है। लेट मी बी वेरी क्लियर कि किसने वापस आने के नहीं आना। बाकी ऑब्वियसली जो मुकाम होगा, तो जो छोड़ गए थे और जो मुश्किलात में खड़े रहे, ऑब्वियसली उनका एक लेवल ऑफ डिफरेंस जो किसी भी मेरिट के लिहाज से होगा, वो ऑब्वियसली होगा। पहली बात तो ये। फिर आपने जो सवाल किया वो तो पाकिस्तान के बाहर जाने का है और उसके हवाले से है, तो हर बंदे की अपनी अपनी जगह कुर्बानियाँ हैं। लेकिन ऑब्वियसली जो मुश्किलात का एहसास यहाँ पर रह के हो सकता है, वो कहीं और उस तरह रह के नहीं हो सकता। लेकिन ये फ़ैसला करना किसी भी चीज़ का, ये खान साहब का इस्तेहकाक है और खान साहब का फ़ैसला है कि किसके बारे में वो करते हैं। जो लोग मुल्क से बाहर हैं, उनका भी पार्टी के नज़रिए के लिए, पार्टी की बेहतरी के रोल के लिए बड़ा सारा रोल, किरदार, फंडिंग करने में, इंटरनेशनली आवाज़ उठाने में बड़े सारे इश्यूज़ होते हैं, जिसमें जो एक हर बंदे का एक अपना अपना उसमें कैरेक्टर है। तो आप एक फ़्लैट आउट लाइन सब पे नहीं आप लगा सकते किसी भी चीज़ के ऊपर। ऐसे हर बंदे का एक अपना कैरेक्टर है। किसी के अगर
आज बाहर है, लेकिन उसकी साबका तौर पे पार्टियों के लिए बड़ी कुर्बानी और उसने नई पार्टी छोड़ी, तो ये केस टू केस बेसिस के ऊपर देखा जा सकता है। एक फ्लैट आउट लाइन सब बाहर वालों के लिए बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन आप पे कोई दबाव नहीं था पार्टी को छोड़ने का या दूसरी पार्टी को ज्वाइन करने का या प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का? आप डटे रहे, इसकी क्या वजह, या आपकी भी कहीं कोई बात वगैरह हुई थी? बात तो ये है कि दबाव तो बड़े आए हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने हिम्मत दी, हौसला दी, और इन सब प्रेशर्स में से गुज़र के आज अल्हम्दुलिल्लाह असेंबली में खान साहब की नुमाइंदगी भी कर रहे हैं और मजबूती से खान साहब के साथ खड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तहरीक इंसाफ सेंट्रल पंजाब के सदर और मेंबर नेशनल असेंबली मोहम्मद अहमद चट्टा साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया सर, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई।